असली मैच फिक्सिंग अगर हुई है ना इलेक्शन को लेकर, तो कांग्रेस से बड़ी मैच फिक्सिंग इलेक्शन को लेकर आप देख नहीं सकते। राहुल गांधी एक तो कांग्रेस चलाने के लिए अनफिट है और देश चलाने के लिए तो बहुत ही अनफिट है। कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, मतलब अपनी ही पार्टी से बगावत करना? अगर मैं आपकी अर्ली लाइफ की बात करूं, कैसा रहा शहजाद पूनावाला का जीवन? जीवन में चुनौती ना हो तो उसका मतलब वो जीवन नहीं है। आपके और आपके भाई का रिलेशन आपस में कैसा है? कौरव और पांडव जैसा है। आप अपने सोशल मीडिया बायो में लिखते हैं कि रिलीजन इस्लाम, कल्चर हिंदू, आइडियोलॉजी इंडियन। जो हमारे संविधान में प्रियम्बल में जो वर्ड्स लिखे हैं ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, ये चीज़ों को हमको सच्चाई में लाना है। विच प्लेस हैज़ बेटर इंडाइस फॉर एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स? गुजरात और बंगाल। विच प्लेस हैज़ बेटर इंडाइस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर मुस्लिम? एक न्यूक्लियर पावर देश, आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देश है, उसमें इस प्रकार का एक्शन अमेरिका ने भी नहीं लिया है किसी न्यूक्लियर पावर देश में। अमेरिका जो भी करता है वो नॉन न्यूक्लियर देशों में करता है। आज ईरान ने अपना एयर स्पेस केवल हमारे 1000 लोगों के लिए ओपन किया है। जयराम रमेश को पिनोकियो बोल दिया, पॉलिटिक्स का पिनोकियो है वो। जो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी होती जाती है। सुप्रिया श्रीनेत के साथ आपका एक जो कॉन्वर्सेशन थी डिबेट की, वो काफी वायरल भी हुई थी। मेरी माँ का बर्थडे है। उनको लोग कहते हैं खंडन पगलू। क्या फ्यूचर लगता है आपको कांग्रेस का आगे? राहुल गांधी जब तक कांग्रेस के फ्यूचर में शामिल है तब तक कांग्रेस का फ्यूचर डार्क है। भाई शशि थरूर ने केवल भारत का पक्ष रखा तो उनको तो आज चुनाव में बुला नहीं रहे। इतने वर्ष अपने राजनीति के शुरुआती दौर में मैंने मोदी जी को क्या नहीं बोला, फिर भी मोदी जी ने टैलेंट के बेसिस पर मेरे साथ न्याय किया कि भाई ये टैलेंटेड लड़का है। आपको कभी ऐसा लगा कि बीजेपी में भी डिस्क्रिमिनेट किया गया? नो द नेशन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी 2008 में कांग्रेस पार्टी से शुरू की। उनके भाई अभी भी कांग्रेस में हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां मेरिट की बजाय परिवारवाद हावी है तो उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठाई। 2017 में कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शन को रिग्ड कहा और राहुल गांधी को पब्लिक डिबेट की चुनौती दे दी। आज वो बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन हैं, टीवी डिबेट का एक जाना पहचाना चेहरा है, जिनकी बातें अक्सर वायरल होती हैं फॉर देयर क्लैरिटी एंड कन्विक्शन। इनका इंस्टाग्राम बायो कहता है कि माय रिलीजन इज इस्लाम, कल्चर इज हिंदू, आइडियोलॉजी इज इंडियन, और मीडिया उन्हें डिस्क्राइब करता है as one of the most prepared and fearless debaters on national television. आज नो द नेशन पर हैं हमारे साथ शहजाद पूनावाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नो द नेशन में आने के लिए। बाबा भोलेनाथ की जय से शुरू करता हूँ। आप देवभूमि से हैं तो आपको भी प्रणाम, और आपने मुझे यहाँ पे अवसर दिया आने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शहजाद, कैसा शेड्यूल रहता है, क्योंकि आप रेगुलर कहीं ना कहीं जाते रहते हैं डिबेट्स में, अलग अलग टॉपिक पे अपने व्यूज रखते हैं। ओवरऑल शेड्यूल क्या रहता है आपका दिन में? देखिए, पार्टी का प्रवक्ता होना केवल टीवी पे जाना ही नहीं होता, उसके अलावा पूरे देश में या दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है और उसका भारत पर क्या असर पड़ता है, और भारत पर असर पड़ता है तो उसके विषय में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड हो सकता है, इन चीज़ों पर लगातार चिंतन करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो पैशन से अगर कोई इसको करे तो 18 घंटे 17-18 घंटे तो लग जाते हैं। पर अगर कोई सिर्फ अब कई सारे प्रवक्ता हम देखते हैं अलग अलग पार्टीज में, वो केवल अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने आते हैं, तो वो पर्सनल अपने फेस वैल्यू के लिए जाते हैं तो 2 घंटा देते हैं, और जो पार्टी के लिए समर्पित है वो 15-16 घंटा देते हैं। मैं 6-6:15 बजे सुबह उठता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ कि आज किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, कौन से ऐसे विषय जो इम्पैक्ट करते हैं, कौन से ऐसे विषय जो भाजपा उठा सकती है। फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं हमारी मीडिया की टीम में, कुछ लोगों को उसको भेजा जाता है। फिर जहाँ पार्टी से आदेश आता है कि इस पर हम कुछ स्टैंड ले सकते हैं तो करते हैं। दोपहर को थोड़ी और चर्चा करते हैं और शाम को डिबेट्स होती है। अगर मैं आपकी अर्ली लाइफ की बात करूं तो कैसा रहा शहजाद पूनावाला का जीवन, बचपन से लेके अभी तक? जीवन में चुनौती ना हो तो उसका मतलब वो जीवन नहीं है। जितनी चैलेंजेस थी
उससे निपटने के लिए भगवान ने ज़रिया भी दिया। जैसे कि फादर की मेरी जो बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी, व्हेन आई वाज जस्ट 5 इयर्स ओल्ड, 5 साल का था, और मेरे पिताजी की भी उम्र ज़्यादा नहीं थी। तो वो एक चुनौतीपूर्ण समय था। लाइफ वाज गोइंग ग्रेट एक तरह से, मतलब वी वर डूइंग वेरी वेल। मेरे फादर ने अपना बिजनेस खड़ा कर दिया था बहुत कम समय में, और उसके बाद अचानक से जब फादर चले जाते हैं, एंड माय मदर वाज अ होम मेकर, तो शी हैड टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, 2 बॉयज़, और आप तो जानते हो तहसीन और मुझ में कितना प्रेम है। तो पांडव और कौरव जैसे, तो वो भी देखना था, और प्लस फिर फैमिली का बिजनेस भी संभालना था। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल भी किया और बहुत सैक्रिफाइस किया, और मुझे लगता है ना, इसलिए जो मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है वो यही है कि मेरी मदर ने जिस प्रकार से हमारे लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया एट अ वेरी यंग एज, 39-40 की एज से ही उन्होंने सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर ली अपने। और वो जिन कठिनाइयों का सामना करती थी 100-100 रुपए बचाने के लिए, वो कभी बस लेकर जाती थी बहुत दूर तक। जो हमारा काम चलता था पुणे सिटी से थोड़ा दूर था, फैक्ट्रीज़ में, तो वहाँ पे क्योंकि अ, अचानक से फाइनेंशियल एक सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो टू जस्ट सेव सम मनी सो दैट इट कुड बी स्पेंट ऑन माय ब्रदर एंड मी, वो सुबह जल्दी उठ के बस से जाती थी। तब तो मेट्रो वगैरह भी नहीं थी। फिर तहसीन जो है, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। उसके बाद तो ठीक है, थोड़ी स्थिति बेहतर हुई, और मैं जो था, मेरा हमेशा से सार्वजनिक जीवन में कुछ ना कुछ करने का एक लक्ष्य था। हालांकि मैं स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा था, तो लोगों का एक कन्वेंशनल विजडम था कि इंजीनियरिंग करेंगे या डॉक्टरी करेंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो मैंने 2 साल साइंस लिए थे 11th-12th में, उसके बाद मैंने कॉमर्स किया, उसके बाद मैंने लॉ किया, पर मैंने कभी लीगल प्रैक्टिस नहीं की। मैंने वकालत सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ी है, मुझे वकालत करनी नहीं थी। तो ये था, पर क्लियर नहीं था करना क्या है। और आज चलते चलते अब सार्वजनिक जीवन में आ गए, राजनीति में आ गए, बीच में मीडिया में भी थोड़ा सा 4-5 साल एक रोल रहा एंकरिंग की। तो जब मैं कांग्रेस पार्टी से मैंने बगावत की थी, तो उसके बाद मैंने तुरंत बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी। लगभग 4-5 साल हो गए थे मेरी कांग्रेस को लेकर जो बगावत हुई थी, उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन की जब मुझे एक अवसर मिला तब। कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए, मतलब अपनी ही पार्टी से बगावत करना? आपने बोल दिया कि इलेक्शन रिग्ड है, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो आपको डर नहीं लगा, या मतलब ऐसा लगा नहीं कि आपने ऐसा स्टैंड लिया? कुछ तो सोचा होगा, मन में प्लान किया होगा। डर का तो कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जिस प्रिंसिपल के लिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ वो प्रिंसिपल सही है। 2016-17 में आपको याद होगा कि ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। हेमंता बिस्वा शर्मा जी के साथ एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि उनको बिस्किट ऑफर किया था, जो डॉग को ऑफर किया जी था, जी। उन्होंने छोड़ा था। और उनके बाद शायद 1-2 नेता थे और मैं ही था जिन्होंने कांग्रेस एक हाई प्रोफाइल तरीके से एग्जिट हुआ था, जिनका कांग्रेस से। उस समय पर जब मैं 3 या 4 चीजें बोलता था, एक मैं बोलता था कि राहुल गांधी अनफिट फॉर पॉलिटिक्स। मैंने ये भी बोला था कि प्रियंका वाड्रा जी भी उनसे कोई बेहतर नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों को बहुत करीब से देखा था, और दोनों में मुझे पता था कि इनमें कोई ऐसा गुण या ऐसा कोई मेरिट नहीं है कि जिससे कि वो देश का या पार्टी का नेतृत्व कर सके। ऐसा आपको कब लगा? मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, यूथ कांग्रेस में मैं क्योंकि था और एनएसयूआई में था। वो सिस्टम जो है, जितना ओपेक था और जितना परिवारवाद को सपोर्ट करता था, उससे 10 गुना ज्यादा सपोर्ट करने लगा आफ्टर राहुल गांधी इंटरवीन्ड। क्योंकि राहुल गांधी जी ने, या तो उनकी बुद्धि की कमी थी या उनकी मंशा और नैतिकता की कमी थी, उन्होंने चुनाव का सिस्टम शुरू किया एनएसयूआई में और यूथ कांग्रेस में। पर चुनाव में उन्होंने फाइनेंशियल कैप नहीं रखा कि कितना आदमी इंसान खर्च कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक लोडेड पर्सन है, जिसका फादर पॉलिटिक्स में है, जिसने वैसे ही करप्शन करके करोड़ों रुपए कमा लिए, उसका बेटा जो है वो वहाँ पे 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर दे चुनाव में यूथ कांग्रेस के, उसके सामने हमारी क्या हैसियत और औकात, हम चुनाव लड़ ले। तो पूरा मैच फिक्सिंग, आज ये बोलते हैं ना महाराष्ट्र के चुनाव में,
असली मैच फिक्सिंग अगर हुई है ना इलेक्शन को लेकर, तो कांग्रेस से बड़ी मैच फिक्सिंग इलेक्शन को लेकर आप देख नहीं सकते। मुझे लगता था कि इनको अगर मतलब परफॉर्मेंस के आधार पे देखा जाए या प्रोफेशनली पार्टी चले इंस्टीट्यूशनली, तो उनको ब्लॉक लेवल का भी लीडर बनाने की उनकी हैसियत नहीं थी। अब देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी एक तो कांग्रेस चलाने के लिए अनफिट है और देश चलाने के लिए तो बहुत ही अनफिट है। तो ये दोनों चीजें जो है मैंने उनको उनके मुंह पे भी बोली थी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोल रहा हूँ, और पार्टी में रहते हुए बोली थी। कई लोगों को क्या लगता है कि ये देखो ये अपॉर्चुनिस्ट है, अवसरवादी, क्योंकि कई सारे मेरे जो पास्ट कॉलीग्स है कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, वो मुझे गाली देते थे जब मैंने कांग्रेस छोड़ी। मुझे बोलते थे तू पार्टी का गद्दार, तू देश का गद्दार, तू परिवार का गद्दार। अगले 2-3 साल के बाद मैंने देखा कि वही आ गए बीजेपी में, उनके स्वागत का भी मुझे अवसर मिला। तो मैं उनको पूछा कि भाई आप उस समय तो मुझे बहुत गालियां दे रहे थे, तो बोले नहीं आप उस समय सही बोल रहे थे। तो Anyway, मेजॉरिटी लोगों का यही रीजन रहता है, परिवारवाद। देखिए उनका रीजन तो मैं नहीं बता सकता, पर मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा जो था वो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स डेवलप हुआ। और मैं कहीं, मेरे पास आज भी वो पत्राचार है, क्योंकि राहुल जी के यहाँ पे सिस्टम क्या था कि आप लेटर लिखो, ईमेल करो आपकी समस्या या इशू को, और एक वो उनको फ़ोन करना था और फ़ोन पे वो मैसेज रिकॉर्ड होता था और फिर आपको अपॉइंटमेंट देने का प्रयास करते थे, जो भी था एक सिस्टम था। मैंने वहाँ पे 1000 बार से ज़्यादा कॉल किए होंगे कि राहुल जी पार्टी के विषय में डिस्कस करना है। राहुल जी को कभी समय ही नहीं। और वैसे सोशल सर्किट में मैं देखता था राहुल जी कभी कोई खान मार्केट में है, कभी राहुल जी होटल में है, कभी नीरव मोदी की पार्टी में है। राहुल जी को फुर्सत तो बहुत थी, काम भी क्या था, मंत्री थोड़ी थे वो, पर कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे, और मुझ जैसे छोड़ो सीएम से नहीं मिलते थे। लेकिन पहले तो आप भी मोदी क्रिटिक थे, फिर कैसे आप मोदी सपोर्टर देखो बने? ऐसा है कि मोदी जी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं थी। मोदी जी और बीजेपी के विषय में जो हमारी पार्टी लाइन थी हम उसको आर्टिकुलेट करते थे, और पार्टी लाइन के प्रति मैं पूरी तरह से वफादार और समर्पित था। हालांकि आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये मोदी जी के खाते में जाना चाहिए कि भाई मैंने इतने वर्ष अपने राजनीति के शुरुआती दौर में मैंने मोदी जी को क्या नहीं बोला। आज भी वो ट्वीट या कुछ बातें घुमाते हैं, फिर भी मोदी जी ने टैलेंट के बेसिस पर मेरे साथ न्याय किया कि भाई ये टैलेंटेड लड़का है, और उस समय वो पार्टी में था, उसने अपनी पार्टी के साथ वफादारी करते हुए वो सारी बातें बोली, कोई पर्सनल चीज नहीं है। और जिस पार्टी के लिए मैंने अपना सब कुछ समर्पित किया 10-15 वर्ष, उसको मैंने सिर्फ इतना बोला कि भाई आप अपनी मेरिटोक्रेसी से चलिए, थोड़ा परफॉर्मेंस से चलिए, तो उसने मुझे दूध में से मक्खी निकालते वैसे निकाल दिया। तो टॉलरेंट कौन हुआ? अच्छा गरिमा जी, मेरा तो छोड़ दीजिए, ये शशि थरूर जी ने क्या गुनाह किया? शशि जी तो 4 बार चुनाव जीते, शशि जी इतने बड़े नेता, और शशि जी की एक ही गलती रही कि उन्होंने जाके पाकिस्तान को बेनकाब किया, और उन्होंने इंडिया फर्स्ट किया, परिवार फर्स्ट नहीं किया। तो भाई उदित राज ऑफ ऑल द पीपल, उदित राज जो बीजेपी से एक बार चुनाव लड़के जीते थे, फिर वो बदली करके वो कांग्रेस गए, वो शशि थरूर को बोल रहे सुपर प्रवक्ता है, और पवन खेड़ा उनकी बातों पर ताली बजा रहे। गजब की पार्टी है भाई साहब। अच्छा, उनकी पार्टी से हमें कौन मिला? कांग्रेस से जैसे हेमंत जी आए, ज्योतिरादित्य आए, या मिलिंद देवड़ा जी हमारे अलायंस पार्टनर के पास गए, या बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। और हमारे यहां से कौन गया? सिद्धू और उदित राज। तो कांग्रेस में कह सकता हूं कि कांग्रेस जो है ना टैलेंट को रिपेल करती है और चाटुकारों को अट्रैक्ट करती है, और बीजेपी चाहे टैलेंट कहीं पर भी हो उसको अट्रैक्ट करती है। तो मैं तो कहता हूं कि जो मुझे बताते ना कि मोदी जी को आप ये कहते थे, इट इज टेस्टिमेंट ऑफ मोदी जी टॉलरेंस एंड हिज large heartedness and his temperament of being democratic, but it is also a indictment of the first family कि भाई शशि थरूर ने केवल भारत का पक्ष रखा और बोला कि ये ट्रंप ने सरेंडर नहीं करवाया है, ट्रंप ने कोई मीडिएशन नहीं किया, तो उनको तो आज चुनाव में बुला नहीं रहे। अभी थरूर जी का आपने बयान सुना होगा कि भाई मेरे डिफरेंसेस है पार्टी से, और एक नहीं, ऐसे अनेकों नेता, भाई मनीष तिवारी को भी, सलमान खुर्शीद को भी, ये एसएमएस इनको नहीं चमता, सलमान, मनीष, शशि, इनको चलता आरआरआर, रमेश, रेवंत और राहुल, तो ये पीपीपी की ओर चले गए हैं। क्या इसीलिए बोला जाता है कि मोदी जी को नए हेटर्स चाहिए, क्योंकि जो पुराने हेटर हैं वो तो फैन बन गए हैं? माय मदर ऑलवेज वोट्स कांग्रेस, हमारी कम्युनिटी कांग्रेस की तरफ थोड़ी सी ओरिएंटेड रही है, तो माय मदर ऑलवेज वोट्स कांग्रेस। बट जो मेरी मदर ने
मतलब मैं कह सकता हूँ कि 5 वर्ष पहले तक शी वॉज नॉट इवन वेरी एडेप्ट कि मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करे। आज वो मोबाइल फ़ोन तो क्या, वो यूपीआई पेमेंट और कोविन का ऐप और बुकिंग और ये बुकिंग और ऑनलाइन पेमेंट और बिल ऑनलाइन भरना, उन्होंने देखा है ना कि 30-40 वर्ष हम लोग इन लाइन थे, अब मोदी जी ने इन लाइन वालों को ऑनलाइन कर दिया। आज आप देखो कि जो 300 रुपया जीबी पर डे वो था, पर जीबी था, आज वो घटकर 10 रुपया पर जीबी हो चुका है। तो अगर आप एवरेज डेटा कंजम्पशन, और डेटा इज नो लॉन्गर लग्जरी, इट इज एसेंशियलिटी, हर कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है। रेडी वाला भी यूपीआई से पेमेंट ले और रहा है, चीपेस्ट है इंडिया में। चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल है। 150 जीबी एवरेज कंजम्पशन होता है एक परिवार का। अगर हम मनमोहन सिंह की ईरा में रहते हैं तो 300 रुपीज पर यूनिट इंटू 150 कीजिए, कितना हो गया? 45,000। आज उसी 150 जीबी का हम लोग कितना भर रहे हैं? 1500 रुपए। ये होता है प्राइस ड्रॉप। आप कोई भी नहीं कह सकता कि ये प्राइस ड्रॉप नहीं हुआ है। आज स्मार्टफोन्स इतने चीप क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास 2 मोबाइल फोन की फैक्ट्री थी, ओनली 2, आज 200 है। हम 95% अपना मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज हम सैमसंग और एप्पल का फोन एक्सपोर्ट करते हैं, $5-10 बिलियन का। मोदी इज नॉट फाइंडिंग, मतलब मोदी जी नीड्स टू फाइंड न्यू हेटर्स बिकॉज पीपल आर रियलाइजिंग कि भाई एक जो इंप्रेशन कांग्रेस क्रिएट करती है ना कि ये मोदी मुस्लिम से नफरत करता है, मोदी ये है, मोदी वो है, लोग जब एनकाउंटर करते हैं मोदी जी का काम, तब लोग उन चीजों से फिर बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे कपूर फैमिली आई थी मिलने, या दिलजीत दोसांझ आया था। दिलजीत दोसांझ जी ने कई चीजों में सरकार के खिलाफ स्टैंड लिया है। फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह सब। मोदी जी ने, दिलजीत दोसांझ, आज चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे पर्सनली, दिलजीत दोसांझ ने देश का नाम भी और अपनी क्रिएटिविटी से आर्टिस्ट के उस क्षेत्र में भी अपना एक नाम और मकाम बनाया, उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपको पसंद हो ना पसंद उसके गाने, म्यूजिक जो भी है, मोदी जी ने उसको स्वीकारा, ये बड़ी बात है। और दिलजीत की भी एक बड़प्पन था कि ही वाज इनवाइटेड एंड ही केम, ही पूरा सम्मान दिखाया। वो होता है मैच्योरिटी इन पॉलिटिक्स। और दूसरी ओर अभी देखो राहुल गांधी, इनको विश किया पीएम ने सुबह सुबह ही कि भाई एलओपी को मैं बर्थडे, उन्होंने इतना स्वीट विश किया। राहुल गांधी रात तक, जब बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने उस पर ट्वीट किया, सिन्हा जी और वो सब लगे और बोले कि यार ये क्या है कि पीएम ने विश किया, आप उनको एक प्रॉपर कर्टसी भी नहीं कर सकते जवाब देना, तब जाके उन्होंने एक वो हाफ हार्टेड एक्नॉलेजमेंट ट्वीट किया। खड़गे जी के लिए भी जो ट्वीट किया उसमें बब्बर शेर और बब्बर शेर नहीं पता नहीं क्या, और जो उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में आया वो बर्थडे विशेज आया था, वो राहुल का फुल फॉर्म बना था, आपने देखा? उसमें जी। राहुल जी सबसे बड़े, चलो बर्थडे बॉय एकदम। कौन, मैं तो पहले देखूं कि यार ये पार्टी का लग रहा है पोस्टर, तो मैं ढूंढ रहा था खड़गे जी किधर है इसमें, तो फिर याद आया कि खड़गे जी को तो नॉमिनेशन में भी प्रियंका जी ने बाहर रखा था। यही होता है सीताराम केसरी के साथ भी, नरसिम्हा राव जी के साथ भी, जो परिवार से नहीं है ना, शशि थरूर, ये इनके साथ यही होता है। तो एक तरफ तो मोदी जी अपने हेटर्स को अपने फैन बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के फैन रहे हैं उनको कांग्रेस हेटर बना रही है। आपके लिए कभी डिफिकल्ट हुआ कि मतलब अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो अभी भी झुकाव कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नहीं, अगर बीजेपी जो है वो मुस्लिम पार्टी नहीं है या मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं होता है बीजेपी में, ऐसा बताया जाता है। हाँ, मैं ये बात स्वीकारता हूँ कि तो आपके लिए डिफिकल्ट था ये कि मतलब एक कम्युनिटी से अलग होना, अपने परिवार में भी कॉन्फ्लिक्ट, पार्टी में भी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपके लिए कितना चैलेंजिंग था वो? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैंने खुद बीजेपी को बोला है कि मुसलमानों के लिए कुछ मत करो, नहीं करना है भाई। देश में हम देशवासियों के लिए करते हैं, हम ना हिंदू के लिए करते हैं ना मुसलमान के लिए करते हैं, हम गरीब को गरीब की तरह देखते हैं। ये प्रॉब्लम ही ये है कि ये गरीब तो है पर ये मुसलमान है इसलिए इसके लिए ज्यादा करना है, ये गरीब तो है पर ये फलाना कम्युनिटी या जाति से तो इसके लिए ज्यादा करना है। मोदी जी का ऐसा कोई अप्रोच ही नहीं है। मोदी जी का एक ही फिलॉसफी है। पहले तो फिलॉसफी ये थी कि भाई फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स। देख लिया हमने, गरीबी में पड़े रहे मुसलमान, क्या मिला? सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो उसका जीता जागता दस्तावेज है ना कि किस प्रकार से गुर्बत, गरीबी और घेटो, ये 3G दिया है इन्होंने। और आज मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, उसमें मुसलमान नहीं है क्या? आज मोदी जी 50 करोड़ अकाउंट खोले, 50 करोड़ आयुष्मान भारत कवर हुआ, क्या मुसलमानों को नहीं मिला क्या? मुद्रा लोन योजना दी, 70% महिलाओं को मिलती है, 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, मुसलमानों को भी उसमें मिले, पर मुसलमान होने के लिए नहीं दे सकते जैसे कर्नाटका में दिया जा रहा है।
और यही खासियत है मोदी जी की। मोदी जी फॉर गरीब है तो जी फॉर गरीब को उसका एम्पावरमेंट, गरिमामय जीवन मिलेगा, उसको इस प्रकार से देखते हैं। और इसीलिए ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। मैं तो केवल जो ये कहते हैं ना कि बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, मैं उनसे सिर्फ इतना पूछता हूँ, आप बता दीजिए पश्चिम बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही, 26 में आने वाली, अच्छा। और गुजरात में अभी तो 95 से बीजेपी की सरकार है, करेक्ट। ये जो लुटियंस वाले हैं, इनके हिसाब से गुजरात से ज्यादा सांप्रदायिक जगह नहीं है और बंगाल से ज्यादा सेकुलरिज्म का कोई जन्नत नहीं है। विच प्लेस हैज बेटर इंडाइसेस ऑफ हेल्थ फॉर मुस्लिम्स, गुजरात और बंगाल? विच प्लेस हैज बेटर इंडाइस फॉर एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, गुजरात और बंगाल? विच प्लेस हैज बेटर इंडाइस फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर मुस्लिम्स? मुस्लिम्स आर प्रॉस्परस इन विच स्टेट? मुस्लिम्स की आबादी 9% है गुजरात में, शेयर इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स 9%। बंगाल में उनकी आबादी 30-35% है, शेयर इन पब्लिक सेक्टर जॉब 2%। और मोदी कम्युनल है, बीजेपी कम्युनल है, और वो सेकुलरिज्म है। गजब। मैं मुझे समझ में नहीं आता क्यों? क्योंकि मोदी जी टोपी नहीं पहनते, मोदी जी टोपी पहनाते भी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए कि मोदी जी टोपी पहने। क्यों पहनेंगे भाई टोपी? वो क्यों पहनेंगे टोपी? कोई मुस्लिम को बोलो, ज्यादातर मुस्लिम नहीं लगाते टीका, क्योंकि उनकी पूजा पद्धति है। मोदी जी की पूजा पद्धति जो है वो फॉलो करेंगे ना। मतलब कि आफत आ गई, मुसलमानों का जीना हराम हो रहा है क्योंकि मोदी जी मंदिर चले गए। ये नैरेटिव चल रहा है इस देश में। टीका लगा दे मोदी जी, वो थोड़ा सा वो लगा दे, तिकुंड लगा दे, तो मोदी जी, तो मुसलमानों का, मुस्लिम्स आर फीलिंग इनसिक्योर। अभी आप पार्टी से हटके बताइए, मैं हटके ही बता तो आपको कभी ऐसा लगा कि बीजेपी में भी डिस्क्रिमिनेट किया गया? मैं बताता हूँ, डिस्क्रिमिनेशन तो एक ही बार हुआ है मेरे साथ मुसलमान होने के लिए, और वो केवल कांग्रेस में हुआ है। चैनल वाले मुझे डिबेट पे बुलाते थे, बट नॉट एज ए कांग्रेस वॉइस। मैं अपनी खुद की या तो एक विश्लेषक के रूप में जाता था, या तो मैं अपने एक्टिविस्ट के रूप में, जो मैंने इश्यूज उठाए थे उसके रूप में मुझे बुलाते थे। रोहित सरदाना बुलाते थे, बहुत बुलाते थे। तो कांग्रेस पार्टी के लोग चैनल को फोन करके, तुमने अगर इसको बुलाया तो हम तुम्हारे पास ऑफिशियल प्रवक्ता भेजना बंद कर देंगे। ये अभी 25 जून आ रही ना, इमरजेंसी, ये माइंडसेट, इमरजेंसी माइंडसेट, वहां पे उस समय पे संजय गांधी ने बहुत सारे लोगों का स्टेरलाइजेशन करा दिया। इन्होंने मेरी डिबेट स्टेरलाइजेशन करा दी थी। बीजेपी ने एक भी बार फोन करके किसी चैनल को नहीं बोला, और ये तो 2014 के बाद उनकी सरकार आई, तब उसके बाद की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कभी फोन करके नहीं बोला कि ये लड़का जो आता है, ही इज नॉट इवन पॉलिटिकल पार्टी और कॉलिंग हिम एन एनालिस्ट, वो इतना क्रिटिसाइज करता है बीजेपी को, मत बुलाओ। एक कॉल बीजेपी ने नहीं किया। उल्टा बीजेपी के मंत्री मिलते थे, बीजेपी के नेता मिलते थे, तो वो बोलते थे बहुत अच्छी बात रखते हो आप अच्छा लगते हो, ठीक है, आप हमें क्रिटिसाइज करते हो पर बहुत अच्छे तरीके से रखते हो। बीजेपी में इनडिसिप्लिन नहीं है, बीजेपी में डिसिप्लिन है कि भाई आपको अगर अपनी बात रखनी है तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स आते हैं। मान लो कि मुझे मीडिया के विषय में कोई बात रखनी है, मैं अभी चाहूं तो अपने बॉस अनिल बलूनी जी से बात कर सकता। मैं या तो उनको कॉल करूंगा या वो मुझे कॉल बैक करेंगे। उनके लेवल का या हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के लेवल का विषय होगा तो वो सॉल्व करेंगे। उससे हायर विषय होगा तो किसी जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठ जाएंगे, और उससे हायर लेवल होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मुलाकात हो जाएगी या बात हो जाएगी। तो यहां पर अगर कोई इशू हो तो उसको एड्रेस करने का प्लेटफॉर्म और तरीका है। इसीलिए ये इंस्टीट्यूशनल पार्टी है और स्पेस है यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने में। मैं आपको एक और कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे लगता है ना कि मोदी जी चाहे तो उसको टिकट दे दे, अमित शाह जी चाहे उसको टिकट, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे टिकट अगर देना है, चुनाव लोकसभा का टिकट, लोकल से लोकल लेवल से पहले तो 2 4 5 नाम आते हैं, वो लोकल लेवल पे डिस्कस होते हैं, फिर स्टेट लेवल पे डिस्कस होते हैं, फिर वहाँ से फिल्टर होकर नेशनल लेवल पे आते हैं, नेशनल लेवल से फिल्टर होकर वो जाते हैं जो पार्टी की चुनाव समिति है उसमें, और उसमें सारे जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, और फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में वहाँ पे जाके निर्णय होता है कि क्या है और क्या नहीं। और वहाँ से अगर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कि भाई इनके नाम का प्रस्ताव आ रहा है सब जगह से, तो कोई उसको वो नहीं करता ओवररूल, पार्टी का निर्णय है वो। और एक बार पार्टी ने निर्णय ले लिया कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो फिर सब लोग उसके साथ गैल्वेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री फॉर ऑल होता है। ये इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक है, ये डिक्टेटोरियल है। और वहां पर 3.5 लोग डिसाइड कर रहे हैं। 3.5 कौन? राहुल, सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट, है ना भाई। खड़गे जी की फोटो नहीं लगाते ठीक से ये लोग। नामांकन में प्रियंका जी के, वायनाड वाला, वैसे तो जितनी आबादी उतना हक, सब है ना इनके, पर सारा हक एक ही परिवार में, 3 सांसद एक परिवार से,
अब वो रॉबर्ट जी भी बोल रहे हैं मुझे भी लड़ना है, तो 4 हो जाएंगे उनके यहाँ, तो बस चलेगा तो उनकी बेटे और बेटे को भी बना देंगे, रेहान और जो भी है। एनीवे, उनके नामांकन में रॉबर्ट वाड्रा अंदर थे, उनके नामांकन में उनके बेटे और बेटी अंदर थे, और खड़गे जी बाहर थे। वो आपको याद है, वो झरोखे से देख रहे थे एकदम, उनकी मतलब ऐसा लगा मुझे कि क्या कर दिया खड़गे जी के साथ। तो मुझे सीताराम केसरी की और नरसिम्हा राव जी की याद आ गई, जिस प्रकार से उनका वो चेहरा देखा मैंने, तो इतना दुख हुआ। पर फिर कांग्रेस का तो दलितों के प्रति ऐसा रुख रहा ही है, पहले से रहा। अम्बेडकर जी को भी तो उन्होंने इल ट्रीट किया था। किसी चीज का रिग्रेट होता है आपको पॉलिटिक्स में? हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा समय कांग्रेस को दे दिया। मेरा ये दायित्व भी था उस समय पे कि अगर राहुल गांधी मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बना रहे थे, तो हम लोग को उसी समय पे और भी प्रबल आवाज़ 2009 में ही उठानी चाहिए थी कि राहुल गांधी इज़ नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स एंड ही इज़ जस्ट मिसलीडिंग द पीपल, और अभी भी कर रहे हैं। आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों चूज की, क्या सोच के चूज की? देखो, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी क्यों चूज़ की, इसका जवाब मैं पहले देता हूँ। जिस समय पे मैं अपनी एजुकेशन हासिल कर रहा था, उस समय पर आप हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, और खास करके महाराष्ट्र के जो एसएससी बोर्ड में मैं पढ़ा हूँ, महाराष्ट्र का बोर्ड है वो, उसमें तो कांग्रेस और कांग्रेस में प्रथम परिवार के प्रति हर चीज़ कांग्रेस के प्रथम परिवार नहीं की, ऐसा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो कोई भी, अब देखो हमारे पास उस समय पे इतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही था, ये चैट जीपीटी, एआई, ग्रॉक, कि अभी तो कितना इजी है कि भाई 10 सेकंड में आप पता कर सकते हो कि व्हाट इज़ द रियल पिक्चर। बट उस समय ना इंटरनेट था, ना इतना सोशल मीडिया था, ना उस समय इतना एक्सपोजर था। वी ओनली हैड फ्यू सोर्सेज विच वाज कंट्रोल्ड मीडिया, है ना, नो द नेशन भी नहीं था, तो चैनल्स भी लिमिटेड, और एजुकेशन के माध्यम से जो जानकारी हो रही है वो भी एक पॉलिटिकली ड्रिवन बाय द लेफ्टिस्ट एंड कांग्रेस पीपल आइडियोलॉग्स। तो जो जानकारी के थी उसमें लगता था कि कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है। ये तो जब थोड़ा हम लोग अपने एज, हमारी बड़ी, हमने कुछ और पढ़ा, ऑल्टरनेट व्यूज समझे, इंटरनेट का एक्सप्लोजन हुआ, खुद से सीखे और समझे, तब पता चला कि क्या प्रस्तुत किया गया और क्या है। और अब देखिए ना, वन मोर एग्जांपल आई गिव यू, मोदी जी और इनमें क्या अंतर है। आप मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस ने किस और प्रधानमंत्री को दिल से ट्रिब्यूट दिया है, अपने परिवार के प्रधानमंत्री छोड़कर? आप बताओ, दिल्ली में आपको नेहरू मेमोरियल पता है, आपको इंदिरा मेमोरियल पता है, आपको राजीव गांधी के मेमोरियल, राजीव गांधी के नाम पे हर चीज रखी हुई है, राजीव चौक, ये वो सब रखा है। आप देखो, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, जब वो मेमोरियल बनाते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो सारे प्रधानमंत्रियों के लिए वो म्यूजियम बनाते हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आफ्टर नेहरू कौन थे? पटेल साहब जी प्रतिमा किसने बनाई? 182 मीटर्स, जी। अपनी तो नहीं बनाई, हाँ। ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बनाई, किसकी बनाई? पटेल जी की बनाई ना, क्योंकि उन्होंने एक सूत्र में बांधा भारत को। आज तक पटेल जी की उस मूर्ति पर एक कांग्रेस नेता नहीं गया है, वो उसके ऊपर क्या क्या टिप्पणियां करती, ये इनकी सोच है। आपको क्या लगता है अभी फ्यूचर क्या है कांग्रेस का, या अभी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा आपको पहले के राहुल गांधी में और अभी के राहुल गांधी में? नहीं, राहुल गांधी अब, वो कहते हैं ना कि उनकी पॉलिटिक्स अनहिंज्ड हो चुकी है। अनहिंज्ड मतलब कि अब वो इस लेवल के फ्रस्ट्रेशन में पहुंच चुके हैं कि अब राहुल गांधी, पहले तो एक लिहाज होता था कि बीजेपी विरोध में या कांग्रेस विरोध में हम देश विरोध में नहीं उतरेंगे, पर अब ऑल ग्लव्स आर ऑफ फ्रॉम कांग्रेस। मैं आपको उसका 3-4 स्पेसिफिक उदाहरण देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का रुख अपनाया है ऑपरेशन सिंदूर पर, और ये कोई पहली बार नहीं है, कांग्रेस पहले भी इसी प्रकार का रवैया करती थी सेना के प्रति। कभी कहना सर्जिकल स्ट्राइक, खून की दलाली, बालाकोट स्ट्राइक में चील कौवे मरे। कारगिल जब हुआ, उसके बाद 2004 से 9 कारगिल इनकी सरकार आई, आपको पता है कारगिल विजय दिवस इन्होंने 5 वर्ष नहीं मनाया। कैन यू बिलीव इट? राजीव चंद्रशेखर जी ने फिर उठकर पार्लियामेंट में कहा कि आप कितने बेशर्म हो सकते हैं, आप इसको क्या कह रहे हैं कि बीजेपी का युद्ध है। इनके राशिद अली भी ने कहा था कि बीजेपी का युद्ध, हम क्यों मनाएं? मतलब कि सेना के पराक्रम को भी पार्टिजन पॉलिटिक्स में बांट देना। और इसी दृष्टिकोण से आज ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, देखिए 1971 में जो किया गया, सैम मानेकशॉ जी को सलाम और नमन है। उसका क्रेडिट इंदिरा जी को देते हैं, इंदिरा 2 टुकड़े करके, जैसे इंदिरा जी गई थी फावड़ा लेकर 2 टुकड़े करने। एनीवे,
चलो उनका तो सम्मान वाजपेयी जी ने किया, कभी ये तो नहीं पूछा ना इंदिरा जी से कि कितने प्लेन गिरे और कितने टैंक ये हुए और कितनी गोलियां चलाई। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास विजुअल्स है, बेस को हिट किया है 200 किलोमीटर दूर जाकर, रावलपिंडी क्या उसके पास जाकर बेस को हिट किया है। यहाँ तक कि मतलब शाहबाज हो या इशकदर हो, वो रोज एक एक बयान दे रहे कि भाई हमें बहुत बड़ी तबाही कर दी, हमारी तबाही कर दी। उसके बाद ये कहते ऑपरेशन सिंदूर फेलियर, उसके बाद ये कहते सरेंडर। इंडियन जेट्स कितने लूज हुए, ये क्वेश्चन और एक न्यूक्लियर पावर देश, आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देश है, उसमें इस प्रकार का एक्शन अमेरिका ने भी नहीं लिया है किसी न्यूक्लियर पावर देश में। अमेरिका जो भी करता है वो नॉन न्यूक्लियर देशों में करता है। अभी जो इजराइल का भी हुआ, वो ईरान नॉन न्यूक्लियर देश है ऑन द फेस ऑफ इट, एटलीस्ट दे आर सेइंग दैट। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, जो भी इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा देखो ऐसा है कि मोदी जी ने एक फॉरेन पॉलिसी में जो बड़ा बदलाव किया है कंपेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू बी, पहले हम लोग नॉन अलाइंड थे, मतलब कोई किसी से हमारा कोई मतलब ही नहीं था। आज हम ऑल अलाइंड है। ऑल अलाइंड का मतलब ये है कि एक तरफ हम इजराइल के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, जहां तक टेररिज्म है, जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी, जहां तक हमारा उनके साथ रिलेशनशिप है। वी आर शोल्डर टू शोल्डर विद इजराइल एंड देयर इज नो फीलिंग ऑफ अपोलोजेटिकनेस इन दिस। तो आज जो 23 सिविलियन अवार्ड्स मिले हैं मोदी जी को, उसमें से 7 सिविलियन अवार्ड्स हैव बीन गिवन बाय द मुस्लिम नेशंस, बाय सऊदी, बाय यूएई, बाय बहरीन, बाय इजिप्ट, बाय अफगानिस्तान एंड बाय पैलेस्टाइन। आप बताओ आज की तारीख में कौन सा ऐसा विश्व का नेता है या कौन सा ऐसा देश है जो बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर सकता है और पैलेस्टाइन की जो लेजिटिमेट अथॉरिटी है, मैं हमास की बात नहीं कर रहा हूँ, लेजिटिमेट अथॉरिटी से भी बात कर सकता है? नरेंद्र मोदी, उनको सिविलियन अवार्ड हाईएस्ट मिला है। आज की तारीख में कौन है जो एससीओ में भी जा सकता है और क्वाड का भी नेतृत्व कर सकता है? कौन है जो रशिया के पुतिन से भी बात कर सकता है और जेलेंस्की को भी बोल सकता है? जो S-400 और तेल भी रशिया से खरीद सकता है और यूएस से प्रेडेटर ड्रोन भी ले सकता है। हम लोग का रिश्ता टेरर के खिलाफ है उनके साथ, इजराइल के साथ, और तेल और ट्रेडिशनल रिलेशन ईरान के साथ भी है। आप तो पैलेस्टाइन और ईरान के दोनों के झंडे लेकर घूम रहे थे ना। हाँ, बैग भी तो था। हाँ, बैग भी डाल दिया था, उससे पहले भी आप झंडा लेकर उतर रहे थे। तो 71 में कौन से देश हमें सपोर्ट कर रहे थे? 71 में पूरा OIC हमारे खिलाफ था, अमेरिका हमारे खिलाफ था। अमेरिका ने तो वो यूएसएस एंटरप्राइज भेज दिया था, आर्म्स दे रहा था पाकिस्तान को। उसने ईस्ट बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में जो हो रहा था उसको कंडेम करने से मना किया था। रशिया ने हमें वीटो से अपने वीटो से बचाया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आप तो पूरे वो थे ना, आप तो उनसे भी, वो यासिर अराफात से भी मिल रहे थे, सदाम से भी मिल रहे थे। तब कौन से मुस्लिम देश आपके पक्ष में थे? और आज की तारीख में देखिए, आज ईरान ने अपना एयर स्पेस केवल हमारे 1000 लोगों के लिए ओपन किया है। और ईरान ने जब नेपाल और श्रीलंका ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो इंडियन एम्बेसी के मिशन जा रहे हैं अपने लोगों को सेव करने के लिए, उसमें हमारे लोगों को भी कर दो, तो ईरान ने हमारे कहने पर एक प्रकार से, या हमारे इस पर, हम श्रीलंका और नेपाल के लोगों को भी ला रहे हैं। बांग्लादेश का पता नहीं क्या होगा, पाकिस्तानी बचाएंगे उनको। अभी फिर जब कनाडा में थे पहले तो इन्होंने बोला G7 का इनवाइट नहीं है। वही मेरा सवाल हाँ, था जी। G7 का इनवाइट। तो मैं कहता हूँ जयराम रमेश को पिनोकियो बोलिए आप, पॉलिटिक्स का पिनोकियो है वो। पिनोकियो जानते, इटालियन पुत्र है। हमारे देश में एक से ज्यादा इटालियन पुत्र परिचित है। तो इटालियन पुत्र पिनोकियो है, जो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी होती जाती है। तो जयराम, मैं तो बीच में एक दो डिबेट में गया था, अभी पता नहीं मेरी बैग बाहर है, उसमें मैं मेजरिंग टेप लेकर गया था कि जयराम जी का नाक कितना लंबा हो गया झूठ बोल बोल के। भाई उन्होंने बोला G7 में इनवाइट नहीं आया, फिर उन्होंने बोला सऊदी ने वर्क वीज़ा कैंसिल कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि मुनीर को आर्मी डे परेड में बुला लिया, फिर उन्होंने वो, अरे मोदी जी और ट्रम्प जी की बातचीत हुई 35 मिनट की, विदेश सचिव ने उसका ब्यौरा दिया। अमेरिका से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ये डिजिटल फ्रॉड करने लगे, स्टेटमेंट दिखाने लगे। ट्रम्प की बात पे यकीन करना है तो इसी ट्रम्प ने 2024 के चुनाव से पहले, उनके, आपको याद होगा, एक पॉडकास्ट कर रहे थे, उसमें उन्होंने, पॉडकास्टर ने बोला कि कुछ लीडर के बारे में कुछ अच्छी बातें कुछ बताइए, कुछ लोगों के बारे में जो आपको स्टैंड आउट रखती है। तो उन्होंने मोदी जी के बारे में बताया कि वैसे तो मोदी जी बड़ा वार्म किस्म के व्यक्ति हैं, पर एक बार मैंने मोदी जी से बोला कि मोदी जी वो देश आपको परेशान कर रहा है, मेरा बड़ा लेवरेज है उस देश में, करूं कुछ? तो मोदी जी ने एकदम थोड़ा सा स्टर्नली होते बोला कि ट्रम्प, आई विल हैंडल इट, आई विल हैंडल इट, आई नॉट हैंडल इट। अब वो नहीं बात माननी।
सिलेक्टिवली एक वो जैसे कहते हैं ना कि इतना सा ही मानना है, फिर बाकी का नहीं मानना है, आगे पीछे का नहीं मानना है। ऐसे नहीं होता, या तो पूरी बात मानो उनकी या तो मत मानो। अब उन्होंने बोला ईरान से भी हम ईरान को सरेंडर करा दिया, ईरान में 3-4 दिन पहले बोल रहे थे ईरान में हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे, फिर बोलने लगे कि हम साथ में लड़ रहे हैं। तो उनको ट्रंप पे यकीन है तो करे यकीन, हमको हमारे डीजीएमओ पे, हमारे एमईए पे और हमें थरूर साहब पे भी यकीन है। जब 71 में सैम मैनेक्शॉ ने 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया, 93,000 लोगों की पैंट उतार दी, उसके बाद हम करतारपुर साहब भी नहीं ले पाए और पीओके भी नहीं ले पाए। क्यों? और 54 हमारे सोल्जर्स भी नहीं ले पाए। ये सरेंडर है कि जो कमाया था युद्ध की भूमि पर वो गवाया अपने मेज पर। 74 में आयरन लेडी बोलू या आयरनी लेडी बोलू? आयरनी लेडी ने बोला पार्लियामेंट में कि पाकिस्तान को हम अपना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर करने को तैयार है। 74 में पार्लियामेंट में लिखा है ये। फिर 85 में आयरन लेडी के सुपुत्र है राजीव जी, रोनाल्ड रेगन साहब का पत्र है उनको कि राजीव योर मीटिंग्स या ये बातचीत करनी है, ऐसे मैं चाहता हूं कि रीजनल स्टेबिलिटी आए। फिर 94 आया। 94 में पाकिस्तान को उन्होंने एडवांस ट्रूप मूवमेंट बताना है, इसका एग्रीमेंट करके यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर कर दिया कांग्रेस वालों ने। फिर उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट करने की बारी आई तो नरसिम्हा राव जी ने हाथ पीछे कर लिए कांग्रेस ने, और यूएस के दबाव में नहीं कर पाए। फिर वाजपेयी जी 98 में आए तो उन्होंने करवाया। सरेंडर कौन है भाई? और सरेंडर तो वो होता है जो विदेश में जाकर बोलता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज ओवर, यूएस एंड यूके मस्ट इंटरवीन, वो सरेंडर होता है। आपके कैलेंडर में, हर कैलेंडर में सरेंडर है, दूसरों को नरेंद्र सरेंडर बोलते हो। आपका सरेंडर देखो। आपका पर्सनल कनेक्शन कैसा है पीएम मोदी के साथ? हमने देखा कि आप वो टी शर्ट दिल्ली इलेक्शन के दौरान टी शर्ट पहन के भी जा रहे थे, तो क्या बातचीत हुई उस टाइम पे? नहीं, वो तो ऐसा है कि हमारा रिश्ता वही है जो एक नेता का कार्यकर्ता के साथ होता है, और हमारे पार्टी में कार्यकर्ता ही सबसे अहम माना जाता है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेरा रिश्ता पीएम के साथ या हमारे नेतृत्व के साथ वही है जो कार्यकर्ता के साथ। हम लोग बहुत सहज रूप से पार्टी के कार्यक्रमों में उनसे मिलते हैं। वो टी शर्ट एक क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्रिएटिविटी बाढ़ तो है नहीं। मोदी जी भी क्रिएटिवली ट्वीट करते हैं कई बार, और उनकी क्रिएटिविटी से लोग जो है मेल्टडाउन हो जाता है लोगों में। तो हम भी सोचते हैं कि मोदी जी कुछ बोलते हैं तो उसको क्रिएटिवली प्रस्तुत किया जाए। तो वो उस समय पे एक है सेफ है, ये संदेश बहुत अहम था। महाराष्ट्र के चुनाव में आपको याद होगा कि वोट जिहाद की बातें हो रही थी, और कुछ लोग गए थे, वो स्वरा जो भास्कर है एक्ट्रेस, और उनके हस्बैंड कंटेस्ट कर रहे थे और वो फतवा जारी हुआ था। तो इस प्रकार से मैंने वो टी शर्ट डाली थी और उसको काफ़ी लोगों ने रिसीव किया था कि अच्छा है कि ये संदेश घर घर तक पहुंचा, और वो महाराष्ट्र और हरियाणा में वो संदेश पहुंचा भी, पीएम का संदेश पहुंचा भी। आपने दिल्ली इलेक्शन बहुत अच्छे से कवर किया, अलग अलग जगह जाके आपने पूरी रियलिटी दिखा दी आम आदमी पार्टी की। तो मैं तो ये भी बोलूँगी कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि आप अलग अलग जगह जाकर जो रियलिटी दिखा रही थी, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को हर स्टेट इलेक्शन में इस प्रकार से उतरना चाहिए। अभी कर्नाटका में भी देखिए स्थितियां वहाँ पे बहुत गंभीर हो चुकी है, वो वादे पूरे नहीं कर रहे, स्टैम्पीड हो गया है, अप्रत्याशित भ्रष्टाचार चल रहा है। केरला में देखिए आप, केरला में भी मॉडल केरला का बहुत हाइप किया जाता है, पर वस्तु स्थिति बहुत खराब है। बंगाल में देखिए, तमिलनाडु में देखिए। तो ग्राउंड पे उतर कर अगर आप ये करोगे रिपोर्टिंग, तो लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट भी होते हैं। पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का जो फर्स्ट प्रेफरेंस रही है वो मुस्लिम वोट रहता है। क्या ये बहुत इजी होता है एज अ मुस्लिम कि बहुत इजीली या तो कांग्रेस या तो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट होना? ये देखिए, ये दोनों का चरित्र एक ही समान है। दोनों ने मिलकर बाटला हाउस पर सवाल खड़े किए मोहनचंद शर्मा जी की शहादत पे। दोनों ने मिलकर तुष्टीकरण के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को धता बताया। दोनों ने मिलकर जो है एक खालिस्तानी आतंकियों की पैरवी करता है, दूसरी इस्लामिक जिहादियों की या नक्सलियों की करता है। दोनों ही जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अफजल गुरु के लिए। एक मारलेना जी की मदर और फादर का आपको पता ही होगा, और यहाँ पे तो खैर कन्हैया कुमार ही ले लिया कांग्रेस ने, जिन्होंने तो जेएनयू में कैंपेन चलाया था। याकूब के लिए भी इन लोगों ने किया। तो इनको लगता है, ये इनका सोचना है कि मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं, मुसलमानों को केवल भावनात्मक मुद्दों पर भड़काना है। और भावनात्मक मुद्दे क्या हैं इनके? अभी देखो, वक्फ को लेके बहुत ज्यादा हाँ यही सब है कि यूसीसी आ जाएगा तो आपका जीना खराब हो जाएगा, 3 तलाक का कानून आएगा
तो आप जेल चले जाओगे, वक्फ आएगा तो मस्जिद छिन जाएगी, सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। डरा कर रखना है। इनकी राजनीति केवल डरा कर रखने वाली है। तो डर के लिए हर कोई नया मुद्दा चाहिए। अब अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट लटका रही है, वो बोल रहे हैं कि दिस इज असॉल्ट ऑन मुस्लिम्स, ये देखो मुसलमान था इसलिए लटका दिया। वहां तक भी स्ट्रेच करते हैं। इनके लिए कभी एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं है, इनके लिए औरंगजेब ही मुसलमान है। इनके लिए कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुसलमान नहीं है, जिनको बीजेपी ने भारत रत्न दिया, या एपीजे साहब को हमने प्रेसिडेंट बनाया, या वीर अब्दुल हामिद के नाम पर आइलैंड का नाम मोदी जी ने रखा, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान केवल अफजल है, मुसलमान केवल कोई वो आतंकी है जिसके ऊपर स्टेट जो है अत्याचार कर रही है। बस यही नैरेटिव देना, और आपकी मस्जिद छिन जाएगी, आपकी जमीन छिन जाएगी, आपकी नागरिकता छिन जाएगी। पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? आप लोग कैसे उनको लोगों की अपना आंखें कर- खुल रही है ना। अब बताओ, ये जब वक्फ के आए, वक्फ पे ये लोग आए, तो मैंने बोला 1 मिनट रुको। सारे मुसलमान जो आए थे बातचीत करने, मैंने उनसे बोला 1 मिनट रुको। आप 1 मिनट के लिए सोचो कि 2-3 साल पहले हम चले गए डिबेट में, सीए वाला याद है मामला? तो हाँ साहब सीए। बोले सीए तो लागू हो गया, आपकी नागरिकता है नहीं है। आप मुझे 10 नाम दे दो कि ये 10 लोग थे इनकी नागरिकता छिन गई, मैं जो बोलोगे वक्फ पे कराने के लिए तैयार हूँ। तो 10 नाम कैसे देंगे? किसी का कोई लेना ही देना नहीं था मुसलमानों का भारत का के सीए के साथ। वो तो अफेक्ट करता है किसी को नागरिकता देने के लिए, ना तो किसी का लेने का तो है ही नहीं काम। तो हाँ साहब, वो थोड़ा सा दंगे वंगे हो गए उस पर। मैंने बोला अब वही हो रहा है, वक्फ के नाम पे भी कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई कब्रिस्तान, कुछ नहीं छिनने वाला। और असलियत में तो वक्फ का कानून SSS है। SSS मतलब एस फॉर सामाजिक न्याय, एस फॉर संविधान सुरक्षा, एंड एस फॉर सुशासन। कैसे? 37 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी वक्फ की। यू नो व्हाट इज 37 लाख एकड़? इट इज ऑलमोस्ट 37 टाइम्स साइज ऑफ मुंबई। इनकम कितनी? 166 करोड़। मुंबई के 3 इलाकों को जोड़ देंगे तो उसका रेंटल इनकम 166 करोड़ से ज्यादा होगा। सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला कि कम से कम इट कैन बी 12,000 13,000 करोड़ उस समय पे। आज तो 30-40 हजार करोड़ नीचे। वो पैसा जा किसकी जेब में रहा है? मुसलमानों की। ये सैयद मुसलमानों की, जो पॉलिटिशियंस के साथ उठते बैठते हैं। उन्होंने वक्फ की जमीन हड़प ली। वक्फ सबकी जमीन हड़पता है। वक्फ की जमीन खड़गे जी ने के ऐसा रिपोर्ट आई कि उन्होंने हड़प ली, कांग्रेस वालों ने हड़प ली। तो कांग्रेस किस लेवल के जमीन चोर है आप समझ सकते हैं। और आप तो कहते हैं ना कि इक्वल राइट होना चाहिए, तो इक्वल राइट होना, किसी का नाम नरगिस है उसके राइट इक्वल ना हो, और किसी का गरिमा उसके साथ उसको राइट मिले। गरिमा को डिवोर्स पे राइट मिले और नरगिस को क्यों ना मिले? नरगिस ने क्या गुनाह किया? आप कॉन्ट्राडिक्टरी भी देखिए। हज में कोई नॉन मुस्लिम तो जा नहीं सकता, मतलब उसकी दुआ कबूल नहीं है जब तक कि वो कन्वर्ट ना करे। पर आप चाहते थे वक्फ में, वक्फ बाय यूजर के माध्यम से हिंदू की प्रॉपर्टी वक्फ में आ सकती है, उसका दान कबूल है, दुआ कबूल नहीं है। दुआ भी कबूल करवाओ या दान भी छोड़ दो, मतलब ये लॉजिकल नहीं है कोई बात। आप उसकी दुआ कबूल नहीं करेंगे पर उसका दान कबूल करेंगे, इसका मतलब यही है कि आप चाहते हैं कि जो आपको पसंद आए सिलेक्टिवली आपको एक्सेप्ट करना है, तब आपका इंटरफेरेंस नहीं होता, और जब आपको सिलेक्टिवली रिजेक्ट करना है तब आप बोल दो कि ये इंटरफेरेंस है मेरे रिलीजन। ऐसा नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया हिजाब आप पहनो, कहाँ पहनना है पहनो, थिएटर में पहनो, नाइट क्लब में पहनो, कहाँ जाना है जहाँ जाना है वहाँ पे पहनो। क्लासरूम के अंदर हिजाब नहीं होता, क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्म होता है। किसी ने किसी के भी अधिकार पे, हिजाब के अधिकार पे कोई रोक नहीं लगाई। आपको पूरा अधिकार है, स्कूल तक हिजाब पहनो, स्कूल के कैंपस में हिजाब पहनना है पहनो। पर एक बार आप क्लासरूम में बैठ गए वहां पे हिजाब पहने और नहीं पहनने दिया तो इट्स इंटरफेरेंस ऑफ माय राइट। ये कैसे हो गया? तो इट मेक्स नो सेंस। और ये केरला में इसी प्रकार का रूल है कि क्लासरूम में नो हिजाब, तो वो तो ठीक है। उद्धव जी की सरकार महाराष्ट्र में थी, वहां पे क्लासरूम में यूनिफॉर्म ही पहनना था, नो हिजाब, वो ठीक है। पर कर्नाटका में बवाल मचा दिया कि आप हिजाब नहीं पहनने दे रहे हो, आप इंटरफेयर कर रहे हो हमारे राइट के साथ। फिर बोल रहे कि नहीं ये लेडीज का, गर्ल्स का चॉइस। तो गर्ल्स का चॉइस है तो उनको चॉइस दो ना। ये चॉइस आपने शाबानों को डिवोर्स में दिया था, मेंटेनेंस का चॉइस। अभी 3 तलाक में जब कानून सुप्रीम कोर्ट ने बोला पारित करने के लिए, आपने दिया शायरा बानो को चॉइस। मतलब कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाना है वोट बैंक के लिए, और महिलाओं के अधिकारों का गला घोटना, और फिर उसको लिबरलिज्म का एक चोला पहनाना। लिबरल थोड़ी है ये लोग, ये तो सबसे ज्यादा फंडामेंटलिस्ट है। आप अपने सोशल मीडिया बायो में लिखते हैं कि रिलीजन इस्लाम, कल्चर हिंदू, आइडियोलॉजी इंडियन।
उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, ऐसा है कि हम सबका धर्म एक ही है, सनातन धर्म। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, मजहब अलग अलग हो सकता है, पंथ अलग अलग हो सकता है। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते, हम पंथ निरपेक्ष देश हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपने बायो में लिखा है कि हो सकता है मेरा फेथ, मेरा मजहब इस्लाम है, तो लोग आए, कई लोग कन्वर्ट कर गए तलवार की नोक पर, कुछ और रीजन से, पर इट डज नॉट चेंज माई कल्चर। और मेरा कल्चर जो है, मेरा धर्म जो है, मेरा जो बेसिस है, वो तो इंडियन है, वो भारतीय है। इंडोनेशिया में भी मुसलमान है, वो मजहब मुसलमान है, उनका इस्लाम है, पर वो फॉलो करते हैं वही कल्चर। रामलीला होती है वहाँ पे, गरुड़ एयरलाइंस है। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला मेरा डीएनए इंडियन है। अब थाईलैंड के राजा का नाम रामा से ही होता है। तो ये क्यों है? वो कंट्री तो हिंदू कंट्री नहीं है, वो हो सकता है कि बुद्धिस्ट हो, या हो सकता है कि एथियस्ट भी हो, पर वो फिर भी रामा क्यों है? संस्कृति से कटे नहीं है। हम भी अपनी संस्कृति से नहीं कट सक रहे। और मैं एक उदाहरण हमेशा, ये तो वैसे सुधांशु जी का उदाहरण है, पर मैं उसको बोरो करता हूँ। दो परिवार है, एक परिवार में एक भाइयों का ऐसा समूह है कि बड़े भाई पर आफत आती है तो छोटा भाई जो है उसका, उसके परिवार का ख्याल रखता है और उसकी जगह को बनाए रखता है। और दूसरा परिवार ऐसा है जहां पर एक भाई दूसरे भाइयों का गला काट कर उसके बाप को जेल में डालकर वो थाली में सजा कर दे देता है कि देखो मैंने बाकी भाइयों के साथ ये किया। अब आप मोहम्मद से पूछे या मोहित से पूछे कि कौन सा परिवार का एग्जाम्पल आप अपने परिवार में चाहोगे, तो सब बोलेंगे नंबर वन। और नंबर वन एग्जाम्पल राम जी का और लक्ष्मण जी का और भरत जी का। नंबर टू एग्जाम्पल है औरंगजेब का। कौन अपने घर में औरंगजेब चाहता है? आप पूछ लीजिए, यहाँ पे बाहर निकलने के बाद कहीं 10-15 मुसलमान मिलेंगे ना, उनसे पूछे राम जैसा बेटा चाहिए और औरंगजेब जैसा बेटा चाहिए, तो बोलेगा बख्श दो भाई, राम जैसा ही चाहिए। अभी औरंगजेब वर्ड पे भी बहुत बवाल हुआ था पीछे, हमने देखा। इनकी राजनीति औरंगजेब तक ही सीमित है ना, इनको औरंगजेब के आगे दिखता ही नहीं है कुछ। जातिगत People- जनगणना के ऊपर आप क्या बोलेंगे? राहुल गांधी आए दिन इस बात को बहुत देखो, ऐसा है बोलते हैं कि कि जातिगत जनगणना। पहले तो एक बार अनुराग जी ने एक जनरल स्टेटमेंट किया कि जो दूसरों की जाति की जनगणना कराना चाहते हैं, गणना कराना चाहते हैं, जरा अपनी भी तो जाति बताओ, हम भी तो जाने कि गैंडी पारसी से और कौन सी जाति, वो कैसे, मतलब वो कुछ कहते हैं, वो अभी किसी ने बताया था कि उन्होंने जनेऊ पहना है ऊपर कोट के। तो मेरे तो वो डिसाइफर ही नहीं हो पा रहा है कि गोत्र जो होता है या जो आता है आपकी, वो जो भी आपकी, वो तो फादर साइड से आता है, तो वो गैंडी पारसी से कहाँ से, वो कैसे आया, वो मेरे समझ के बाहर है। इसमें एक्सपर्ट्स ही इसमें जरा बताएं मुझे खुल के कि पहले उनकी जाति क्या है, जो इसके विषय में बहुत लगे हुए हैं। दूसरी बात, जरा ये गणना करने वाले लोगों से पूछे कि गणना रोकी किसने? 31 में हुई, 51 में नहीं हुई, इस बीच में कौन थे वो महानुभाव जिसने रोकी? उनका नाम शायद नेहरू था। नेहरू जी ने केवल रोकी नहीं, नेहरू जी ने तो उससे भी आगे जाके विचार प्रकट किए। उन्होंने तो 62 में लेटर लिखा है, 61 या 62 में, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को, कि आरक्षण ही खत्म कर दो, ये तो सेकंड क्लास लोगों को बना देता है। फिर केवल चाचा नेहरू नहीं, उनकी सुपुत्री इंदिरा जी, हम लोग जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनाए तो हमने मंडल कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आई, इंदिरा जी सत्ता में वापस आई तो उन्होंने रिपोर्ट को कुंडी लगा दी। फिर राजीव जी आए तो उन्होंने और 5 साल कुंडी लगा दी। फिर वीपी सिंह की सरकार आई जिसको बीजेपी का समर्थन था, तो उसने उसको लागू किया। तो मंडल कमीशन का भी विरोध किया। राजीव जी उठकर बोले कि आरक्षण बुद्धुओं को मिलता है। सोचिए, अब ये लोग हमको जाति जनगणना पर ज्ञान दे रहे हैं। तो कर्नाटका में करा लो ठीक से, वहां पे कास्ट सर्वे कराया, अब 10 साल बाद वो 165 करोड़ खर्च करने के बाद वो फिर से करवा रहे हैं। हिमाचल में तो कोई शब्द ही नहीं है उसके बारे में। वैसे तेलंगाना मॉडल को बहुत अच्छा बता रहे हैं कि तेलंगाना में बहुत सही हो गया है, तो तेलंगाना वाला मॉडल कर्नाटका में लागू कर देते। या हिमाचल में क्यों नहीं बात हो रही? हिमाचल में तो बात ही नहीं करते कास्ट सर्वे जैसे, वहां पे कोई करना ही नहीं है। क्यों ऐसे? और अल्टीमेटली इस सारी चीज का क्या निकाल है या क्या रिजल्ट है? इसका रिजल्ट ये है कि जो हमारे देश में डिसएम्पावर्ड या डिसएनफ्रेंचाइज्ड कम्युनिटीज है उनको अधिकार मिले, करेक्ट, जिसमें कि SC ST OBC वर्ग है। सबसे ज्यादा OBC मंत्री किस सरकार ने बनाए? मोदी सरकार ने।
इनके यूपीए के 10 मंत्री गिना तो जो ओबीसी थे, छोड़ दो। ओबीसी प्रधानमंत्री जिसने अपना टेन्योर पूरा किया, और तीसरे टेन्योर में किसने बनाया? कांग्रेस ने। कांग्रेस का कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं हुआ। एक ओबीसी अध्यक्ष था, सीताराम केसरी, उसकी धोती फाड़ दी गई कि सोनिया गांधी को चेयर पे बिठाना था। अब जब से कांग्रेस जन्मी है और जब से बीजेपी आई है, दोनों ने कितने सीएम बनाए हैं उनका आंकड़ा निकालो और कंपैरिजन करो कि किसने ओबीसी सीएम ज्यादा बनाए। हम तो तब ओबीसी सीएम बनाते थे जब ये ओबीसी का ओ नहीं बोल पाते थे। शिवराज चौहान कौन से वर्ष में बने? मोदी जी कौन से वर्ष में बने? बाबूलाल गौर कौन से वर्ष में बने? उमा भारती कौन से वर्ष में बनी? कल्याण सिंह जी कौन से वर्ष में बने? ये लोग हमको बोलेंगे ओबीसी के बारे में। जो लोग ओबीसी का अधिकार काट कर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण कर्नाटका में दे रहे, जिनका प्रस्ताव था, और आप चेक कर लो यूपीए के जमाने में 27% ओबीसी कोटे में से 9% मुसलमानों को देने का ये प्रस्ताव था। बंगाल में ओबीसी की लिस्ट आती है, 77 लिस्ट में 75 मुस्लिम जातियां आ जाती है, मुस्लिम में जातियां आ गई अब, और उनको 95% ओबीसी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। एएमयू में SC/ST ओबीसी रिजर्वेशन था, वो खत्म किसने किया? ये हमको ज्ञान देंगे। आपके और आपके भाई का रिलेशन आपस में कैसा है? कौरव और पांडव जैसा है। कौरव क्या बचपन से ऐसे किसी बात में मनमुटाव होता था बचपन से? नहीं, बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब हम लोग का जैसे जो आपका कोई भाई है, हाँ। वैसे ब्रदर सिस्टर वाला रिलेशन और ब्रदर ब्रदर वाला रिलेशन बहुत अलग होता है। तो दो भाइयों का रिलेशन ऐसा होता है कि जब तक एक दूसरे को बैटिंग बॉलिंग के लिए ना पीटे, या जब तक उनको ऐसा ना लगे कि तुझे तो बड़ा पीस मिल गया और मुझे छोटा पीस मिल गया, या मदर तुम्हें ज़्यादा प्यार करती हो मुझे नहीं करती, तो यही लव होता है भाइयों के बीच का। मतलब दो सिस्टर्स वाला तो एकदम अलग ही, वो तो स्वर्ग जैसा होता है प्रेम उनकी बहनों के बीच में। भाई बहन में भी एक थोड़ा सा बहन का ज़्यादा लगाव होता है भाई के प्रति, भाई का प्रोटेक्टिव नेचर होता है। दो भाइयों के बीच में जो होता है वो एक प्रकार से इट इज़ अ रिलेशनशिप विद अ लॉट ऑफ फिस्ट वाला रिलेशन ही होता है, पर वो लव होता है उसमें। तो फिस्ट से ही लव प्रकट होता है। तो मुक्के उक्के तो एक दूसरे को तब भी मारते थे, पर वो पर्सनली नहीं मारते थे, वो बस बैटिंग के लिए, यार मेरी से फील्डिंग करा दी, मुझे बैटिंग नहीं दी, वैसे वाले झगड़े होते थे। पर हाँ, फिर जब एक प्रिंसिपल पोजीशन की बात आई, तब ऑब्वियसली पॉलिटिकल विचारधारा जो है अलग अलग वो बढ़ गई। पर ये मुझे लगता है कि पूनावाला ब्रदर्स के झगड़े को ज़्यादा हाइप किया जाता है। जैसे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सौगत रॉय बंगाल में टीएमसी के सांसद है, उनके भ्राताश्री कौन है? तथागता रॉय जो बीजेपी में थे, गवर्नर थे। शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी की बेटी, उनकी विचारधारा अब अलग हो गई है और उनके भाई साहब कांग्रेस में हैं। YSRCP जगनमोहन रेड्डी जी के दो राजशेखर रेड्डी जी के बच्चे, जगनमोहन जी की तो खुद की पार्टी है, और उनकी बहन जो है शर्मिला, वो कांग्रेस में है। उद्धव जी और राज जी का भी अलग अलग पार्टी है, भाई ही है ना वैसे तो अल्टीमेटली। तो भाइयों के बीच में ऐसा नहीं है कि यूनिक सिचुएशन है कि पूनावाला ब्रदर्स ही लड़ रहे हैं, पर आप बहुत सारे ब्रदर्स लड़ रहे हैं। देखे ही जाते ना डिबेट्स में, आप दोनों दिखते हो, दोनों कॉलम में अलग अलग बैठे होते, तो आपकी भी कुछ खींचातानी चल रही होती है आपस में। तो क्या बातचीत क्या होती है वैसे? नहीं, बातचीत तो वैसे तो डे टू डे बातचीत ऐसे नहीं होती, हम तो डिबेट में ही एक दूसरे को इनकाउंटर करते। पर हाँ, क्योंकि अब मेरा भतीजा है जुर्वान, जो अब ही इज द एडिशन टू द फैमिली, यंगेस्ट है वो तो, और मेरी कोई संतान नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरा उसके प्रति एक अफेक्शन का भाव है। तो उसके चलते मदर से या मेरी भाभी से बातचीत होती रहती है। तो वो तो स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं है ना हमारी पॉलिटिकल लड़ाई में। तो ये है, तो मैं हमेशा पर जुर्वान को अभी आगे से भी बोलूँगा कि भाई बीजेपी को ही सपोर्ट करना है। तो आगे नेक्स्ट 5 साल में क्या सोचा है आपने? मैं बोलता हूँ, मैं पद के पीछे नहीं हूँ, मैं कद के पीछे हूँ। कद मेरा बड़ा होना चाहिए। कद भी कौन सा, ऐसा नहीं कि भाई 10 people शुड रिस्पेक्ट मी। कद मतलब कि जो मैं योगदान दे सकता हूँ समाज के लिए, देश के लिए, उसमें मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न का है। कुछ तो आपका एम होगा, कुछ तो आपकी भी एम्बिशन। एम तो यही है कि देखो, एक हमारे देश को 2047 मोदी जी ने बोला है, एक विकसित देश बनाना है। एक ऐसा देश जहाँ पे सबके पास अपना घर हो, सबके पास बेसिक एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, जहाँ पर
जो हमारे संविधान में प्रियम्बल में जो वर्ड्स लिखे हैं ना, वो वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने डाला, पर उसको रियलिटी में लाना हमारा काम है। तो उस लाल किताब में क्या लिखा है जो राहुल गांधी अपने हाथ में लेके चल? ओरिजिनल संविधान भी पढ़े राहुल जी, लाल वाली तो पढ़े, संविधान पढ़ना ही अच्छी बात है। उस लाल वाली में वैसे जो ईस्टर्न बुक कंपनी है जिसने पब्लिश किया, उसमें उनके परिवार के बड़े वखान भी है। अनुराग जी तो पढ़ के गए थे पार्लियामेंट, ये तो पढ़े भी नहीं है, इनको पढ़ना लिखना वैसे शौक नहीं है, वो मोटी किताब के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कोई शौक नहीं है राहुल गांधी, ही इज नॉट वेल रेड। एनीवे, तो ओरिजिनल वाली इनको मैं दूंगा गिफ्ट इनके अगले बर्थडे पे। अभी तो निकल गया 55th हुआ, 56, चलिए 60th बर्थडे, अभी 4 साल बाद 60th हो जाएगा उनका। लोग फिर भी युवा आइकॉन बोलते हैं, हार्ट थ्रॉब, ये सब। तो एनीवे, मैं उनको 60th बर्थडे पे, अभी 2-3 साल में ही आएगा, मैं उनको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि चैप्टर 3 में उनको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, उसके आगे वाले चैप्टर में प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, उसके आगे हमारे सिख गुरुओं के दर्शन होंगे। बड़ा पेड़ गिरता तो धरती नहीं हिलती है। तो मुझे लगा कि भारत की संस्कृति से जुड़ने के लिए ओरिजिनल वाला कॉन्स्टिट्यूशन ही अपना लेंगे ना, वो तो एकदम से जुड़ जाएंगे। ये लाल वाली लेकर घूमेंगे तो लाल वाले के एजेंडे में चलते रहेंगे। क्या फ्यूचर लगता है आपको कांग्रेस का आगे? कांग्रेस का फ्यूचर तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जब तक कांग्रेस के फ्यूचर में शामिल है, तब तक कांग्रेस का फ्यूचर डार्क है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रेस का घोड़ा है, कौन सा बारात का घोड़ा है और कौन सा लंगड़ा घोड़ा है। अब राहुल गांधी जी ने जो पैमाना स्थापित किया है, 99 इलेक्शंस हारने वाला घोड़ा कौन सा होता है? रेस का तो नहीं होगा। बारात में भी ऐसे घोड़े को ले जाएंगे तो बदनामी होगी। तो भाई, जब आप अपने ही नेता, एक लंगड़े घोड़े को अपना नेता बना के घुमा रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि भाई ऐसी पार्टी का तो भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। तो जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के फ्यूचर में है, कांग्रेस का फ्यूचर खतरे में है। जैसे ही राहुल गांधी मुक्त कांग्रेस हो गई, वैसे कांग्रेस का फ्यूचर ब्राइट होना शुरू हो जाए। पंजाब पॉलिटिक्स को लेके क्या बोलोगे आप? अभी कहाँ है अरविंद केजरीवाल? देखिए, दिल्ली को बर्बाद करने के बाद अरविंद केजरीवाल जी अब पंजाब की ओर प्रस्थान कर चुके हैं, और जिस प्रकार की स्थितियां पंजाब में बनती जा रही है, इसका मतलब एक केजरीवाल स्टैंप उस पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि पंजाब के रिसोर्सेज अपने लिए इस्तेमाल करना, पंजाब के महत्वपूर्ण पदों पर अपने चेले चपाटों को बैठाना ताकि उनको वहाँ से सैलरी और पुलिस प्रोटेक्शन मिले। दिल्ली के लोगों को पंजाब के कमीशन के अध्यक्ष बना दिया है, रीना गुप्ता वगैरह को। क्या क्या रोल है उनका? ये वो पार्टी थी जो राजनीति बदलने आई थी। अब तो बताया जा रहा है कि राज्यसभा भी लड़ने के लिए किसी को बोला गया कि तुम राज्यसभा खाली करो और बाईपोल लड़ लो, और वो बाईपोल जीत जाएंगे तो उनको वहाँ पे मंत्री बना देंगे ताकि हमारे भाई साहब राज्यसभा आ सके। राज्यसभा आएंगे तो फिर शीश महल मिलेगा। तो शीश महल बचाने के लिए कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगाया जा रहा है। पंजाब की पुलिस की कॉन्वॉय, आप पता नहीं, ये भी यहाँ पे भी तपस्वी कई सारे हैं, तो ये तपस्या करने जाते हैं, कहीं जाते हैं कुछ ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ पे 100 कॉन्वॉय के जाते हैं पंजाब पुलिस के। और वही पंजाब पुलिस जो है वो सड़कों पे मारा काटी चल रही, तो वहाँ पे नहीं दिखाई देती। वहाँ पे नशा चल रहा है, नशा माफिया जो है वो बेकाबू हो गया, तो वहाँ नहीं दिखाई देती। और फिर आरपीजी का हमला होता है मोहाली के हेडक्वार्टर में, और कट्टरपंथियों को फ्री रन दिया हुआ है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ पे दिखाई नहीं देती। और किसानों को जो बड़ा वादा किया था वो वादे तोड़ दिए इन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ बहुत बहुत गंभीर है, और इसमें जो है एक प्रकार से दिल्ली को जैसे बर्बाद किया, वैसे पंजाब को भी बर्बाद करने की, या और पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, उसको लेकर भी नशा कारोबार जिस प्रकार से बढ़ा है, ये बहुत ही मतलब एक चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है। और उसमें मुझे लगता है कि केजरीवाल एंड कंपनी हैव अ लॉट टू आंसर। अगर आपको एक फ्री होल्ड दिया जाए कि चलो आप पहली टॉप 3 क्या चीजें हैं जो आप चाहोगे कि देश में सुधरनी चाहिए या जिस पे काम होना चाहिए? एक ही चीज बता देता हूँ, हमारा विपक्ष की भूमिका को ठीक से और ईमानदारी से निभाए। वो हमारा विपक्ष है, वो देश का दुश्मन नहीं है, पर वो देश के दुश्मन की तरह ज्यादा बोलता है और विपक्ष की तरह कम बोलता है। मोदी जी बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए हजारों चीजें हैं। कम से कम मोदी के विरोध में मैं इंडियन स्टेट से लड़ जाऊंगा, मैं भारत की संस्थाओं पे विदेश में जाकर सवाल खड़े करूंगा, मैं भारत की संप्रभुता पर बाहर जाकर हमला कर दूंगा,
या मैं सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर दूंगा, या इंडिया सरेंडर कर गया मैं बोल दूंगा। ये जब आप करते हो ना, तो आप विलिंगली या अनविलिंगली, वेदर बाउंड बाय एमओयू और विदाउट एमओयू, ऐसा लगता है कि सेना का अपमान, पाकिस्तान का गुणगान, यही हमारी पहचान। आप बोल रहे हैं कि अभी 2026 में तो बंगाल में सरकार बन सकती है, आनी क्या बन प्लानिंग सकते है? हैं, आ रही है हमारी सरकार। आपको क्यों डाउट है? आप बंगाल में देख नहीं रहे क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद में देखा क्या हुआ? बंगाल में हर बार ऐसा होता है, लेकिन ये कुछ ठीक उल्टा है, हो जाता है बीजेपी ऐसा के नहीं साथ। है। बीजेपी कहाँ थी 2011 में बंगाल में? बीजेपी कहीं नहीं थी। फिर 2021 आते आते हम 77 सीट्स पे है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जहाँ 34 वर्ष लेफ्ट की सरकार रही, वर्षानुवर्ष कांग्रेस की सरकार है, वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। हम मेन ऑपोजिशन पार्टी है। कौन है? हमने ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया भाई। कौन है? हम लोग लोकसभा में सबसे सेकंड नंबर की सीटें हमें आती है बंगाल में। कौन है? कांग्रेस तो लेफ्ट तो साथ में लड़े ना, कहाँ है उनकी सीट? तो वी आर अ राइजिंग फोर्स इन बंगाल। ऐसे मत हाँ, ये क्या है ना, हमारा मीडिया का क्या रहता है कि भाई एक स्टूडेंट है, उसको हमेशा 95 96 95 96 मिल रहा है, उसको एक बार 90 मिल गया, नहीं तेरे 100 तो नहीं आए। और वो दूसरा वाला, वो उसके 35 के वांदे हैं, और उसको एक बार 36 मिल गया, ओ हो ही हैज वन। मतलब कि अलग ही चल रहा है यहाँ पे मामला। हमारी सरकार 3 बार केंद्र में बनी, हमारी सरकार 95 से गुजरात में, हमारी सरकार 20 वर्ष से लगभग 2 साल छोड़ के मध्य प्रदेश में, हमारी सरकार तीसरी बार महाराष्ट्र में, हमारी सरकार तीसरी बार हरियाणा में। किसने कल्पना की? हमारी सरकार 2 बार असम में, किसने कल्पना की? हमारी सरकार 2 बार उत्तराखंड में, जहां सरकारें रिपीट नहीं होती, किसने कल्पना की? हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार, किसने कल्पना की, जहां 37 वर्ष से एक मुख्यमंत्री 5 साल कंप्लीट नहीं कर पा रहा। हमारी सरकार त्रिपुरा में 2 बार से, हमारी सरकार अनेक गोवा में 3 बार से, हमारी सरकार उड़ीसा में आ गई, हमारी सरकार आंध्र में एक अलायंस के साथ। आपको लगता है बड़ा इजी है बोलना कि अगर हार जाएं तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है? क्योंकि अभी उमर अब्दुल्ला ने भी बोला है कि अगर गड़बड़ी होती तो फिर वो भी नहीं जीतते। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, इसलिए बहाना बनाना है। इसको मैं कहता हूँ CCC, चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वो बैट बॉल लेकर आते हैं, तो मैं बोल्ड हो गया तो वह बैट लेकर भाग गया, मैं नहीं खेलना हमको। मैं अगर पहले बॉल पे 4 मार लूँ, वो क्या एकदम अच्छा चल रहा है। तो वो वही वाला है। राहुल गांधी इसे, वो कहते हैं ना कि बर्थडे आने से विजडम नहीं आती, बर्थडे से एज बढ़ती है, 55 56 अब 60, पर विजडम आना वो एक अलग, इट्स नॉट फंक्शन ऑफ एज, इट इज फंक्शन ऑफ मेंटालिटी। ये मेंटालिटी जो सोर लूजर वाली, अब मैं नहीं कह रहा, ये कौन है, उमर साहब ने कहा कि सोर लूजर है आप, लगभग वही कह दिया कि एल है कि भाई मैं जीतूं तो ठीक है, हारूं तो मैं ईवीएम। वो उन्होंने बोला कि 99 आई ना इसी ईवीएम से, इसी इलेक्शन कमीशन, तब आप क्यों जश्न मना रहे थे? तो जब जीतते तब भी सवाल खड़ा कीजिए। तो मुझे लगता है इतनी स्पष्टता से जब उमर साहब बता रहे हैं, उन्हीं के एज के हैं, उनके साथ कश्मीर में लोग वेकेशन भी करते थे, फिर सुप्रिया जी उन्हीं की एज की, वो भी बता रही हैं कि ऐसे नहीं करते, तो उनकी डायनेस्टी वाले दोस्त ही जब बता रहे हैं, वो भी समझ गए कि राहुल से, और मैच फिक्सिंग की बात राहुल गांधी करते हैं। अब हम 25 जून आ रहा है, इससे बड़ी मैच फिक्सिंग संविधान के साथ हुई थी क्या? राजनाथ जी को अपनी माता जी के अंतिम संस्कार के लिए परोल नहीं मिला, किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए इन लोगों ने, इन्होंने पूरी मीडिया के ऊपर सेंसरशिप डाला तो ब्लैंक ओपेड गया था इंडियन एक्सप्रेस का, इन्होंने सभी लोगों को विपक्ष के जेल में डाला, मुलायम सिंह इंक्लूडेड। लालू जी की बेटी का नाम क्या है पता है ना? मीसा। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ताकि लालू जी जब भी मीसा जी को देखें तो उनको याद आए कि जेल में किसने डाला था। हमने नहीं डाला। लालू जी जो अपने कृत्यों के लिए भी गए ना, चारा चोरी में, वो भी पहली बार कांग्रेस के जमाने में गए 97 में, और फिर 2013 में। हमने लालू जी को नहीं डाला, कोर्ट ने डाला, वो भी उनके जमाने में। पर लालू जी अब उनके साथ बैठ के संविधान बचा रहे हैं। ये तो गजब। संविधान भक्षक, मैच फिक्सिंग की बात कर रहे, संविधान रक्षा की बात कर रहे। मतलब शैतान अगर
है ना, धर्म के पाठ पढ़ाने लगे। ये वैसे सुप्रिया श्रीनेत के साथ आपका एक जो कॉन्वर्जेशन थी डिबेट की वो काफी वायरल भी हुई थी, मेरी माँ का बर्थडे है। हाँ, तो आपको लगता है कि कभी कभी हर उनको बार लोग कहते हैं खंडन पगलू। मैं इस बात का खंडन करती हूँ। हाँ, वो मतलब उनको वही उनका एक चरित्र बन चुका है। इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ अ नेचर। आप देखिए उनके सोशल मीडिया पर जाइए, आपको मान लो कि अगर कभी भी लाइफ ज़्यादा पॉजिटिव लग रही हो और आपको लग रहा है रियलिटी चेक चाहिए, आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी लाइफ में, सिनिसिज्म, वो क्या बोलते हैं, है ना, वो कुछ चाहिए ना कि ज़्यादा ऑप्टिमिज्म में नहीं जाना है, थोड़ा सा अपने को, तो उनका जाके ट्विटर फीड पढ़ लीजिए। आओ, इतना नेगेटिविटी का वर्लपूल है वो, नवाब ऑफ नेगेटिविटी है वो। नवाब का फीमेल क्या होता है? नवाबायन ऑफ नेगेटिविटी। हाँ, तो वो वही है, मतलब हर चीज़ का खंडन। अरे G7 में नहीं आया, मोदी जी को इनवाइट नहीं आया, इनवाइट आया तो देर से आया। अब क्या करे मोदी जी, करे तो करे क्या भाई बताइए। 2010 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह को बाय द वे G7 का इनवाइट नहीं आया था। 2010 में कनाडा में था, तब तो सुपर पॉलिसी चल रही थी। और यहाँ पे 19 से लगातार मोदी जी को इनवाइट आ रहा है, और 70 से है G7 ग्रुपिंग। तो पहला इनवाइट तो वाजपेयी जी को आया, इतने साल कांग्रेस को किसी ने माना नहीं कुछ, तो तब वो ठीक था। गजब है। फिर इनको मतलब क्या बोला जाए कि इस प्रकार के झूठ और इस प्रकार का नेगेटिविटी और फेक न्यूज़ फैलाने का काम वो करती हैं कि उनका इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि बीजेपी बोले ये तो अच्छी बात है, मैंने बोला मदर का बर्थडे है। अगर मैं मान लो योगा दिन का डिबेट होता और मैं बोलता योग अच्छा है और ऑक्सीजन प्राणायाम से लेना चाहिए, वो बोल सकती है कि खंडन कर रही हो, हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, नहीं लेंगे मोदी जी का ऑक्सीजन। मैं बोल रहा हूँ ले लो, मत लो, नहीं लेना है। फिर वो हो सकता है नाक पकड़ के भी बैठ जाए। क्या ये शुरू से मतलब बोला जाता है कि हर चीज का खंडन करना, चाहे वैक्सीनेशन को देख के हमने बोला, हर चीज में हमें दिखा है कि ऑपोजिशन मतलब हर चीज का अपोजिशन। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से अब बन चुका है आई नीड करप्शन, आई नीड चाइना और आई नीड सिनिसिज्म। सिनिसिज्म के सबसे गहरे खड्डे में रहने का प्रण ले लिया कांग्रेस ने, और उसको कोई वहां से नहीं निकाल सकता। इट हैज गॉन इनटू एन अबिस ऑफ सिनिसिज्म। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि उनका लक्ष्य देश हित नहीं है, उनका लक्ष्य परिवार हित है और मोदी विरोध है। तो मोदी विरोध एट ऑल कॉस्ट, परिवार हित एट ऑल कॉस्ट। देश जाए जहां जाना है देश को, मुझे कोई मतलब नहीं। तो अगर मान लो कि 2 वैक्सीन बन रही है, 30 करोड़ वैक्सीन हम दे रहे हैं 100 देश को, वैक्सीन मैत्री से लोग हमसे प्रशंसा कर रहे हैं, ये मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन लेके बैठे थे, अपनी वैक्सीन को गाली देने लगे। देश अगर मान लीजिए कि कोई उपलब्धि हासिल करता है फॉरेन पॉलिसी में, अब रशिया से हम तेल खरीदे, रशिया वाली और यूक्रेन वाली पॉलिसी सही साबित, मनमोहन सिंह ने माना है इस बात को कि हमारी पॉलिसी सही थी, तो उसको फिर खंडन करना है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंह तोड़ मार पड़ी है, उसको भी नेगेटिव बताना है। तो इनका डिफॉल्ट सेटिंग बन चुका है कि हर चीज का बीजेपी जो भी करे खंडन करना। और बीजेपी का एज ए रोल ऑपोजिशन देखिए, मनमोहन सिंह जी को एक बार देहाती औरत बोला गया, तो मोदी जी सीएम थे, उन्होंने खंडन किया इस बात का। और आज आपने देखा उनके उसमें वो सिर गायब कर, जिससे सर तन से जुदा वाला पोस्टर इन्होंने डाला था, सुप्रिया जी ने जाके डिफेंड भी किया था, बोल रहा था कि बहुत अच्छा मैंने क्रिएटिव वर्क किया एकदम। तो दिस इज द लेवल ऑफ हेट्रेड दे हैव। तो मेरी माँ का बर्थडे तो खंडन करना दूर की बात, ये तो कोई भी चीज बीजेपी बोलती है खंडन मोड में रहते हैं। इनका खंडन मोड है या चाटुकारिता मोड है, 2 ही मोड है इनके यहाँ पे, साइकोफेंसी एंड खंडन। तो वो दोनों के बीच में ऑल्टरनेट करती है, या तो राहुल जी दुनिया के सबसे बड़े महान चीज है, या तो बीजेपी ने सब गलत कर दिया। अब बताइए ना, ये कितना खंडन कर रहे थे चिदम्बरम जी यूपीआई का। हु विल यूज इट, विल शी हैव फोन, विल यू हैव पॉस मशीन, वेयर इज इलेक्ट्रिसिटी। अरे भाई, जो तुम लोग नहीं कर पाए ना वो हम कर दिए। 70,000 करोड़ का आज ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई से, नहीं कर पाए ना तुम। 11वें स्थान पे पड़ी थी हमारी अर्थव्यवस्था, फ्रेजाइल 5 अंडर इकोनॉमिस्ट, आज फास्टेस्ट 5 में है। तो ये मैं यही कह रहा हूँ, पर ये फिर भी खंडन करते रहेंगे, इनको कुछ पॉजिटिव इनका नहीं हो सकता। शहजाद, आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट था जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा हो या इमोशनल रहा हो? 2 मोमेंट्स कह सकता हूँ। एक तो ऑब्वियसली पासिंग अवे ऑफ माई फादर, क्योंकि मुझे उस समय पे लगता था कि व्हेन समबडी डाइज दे गो ओनली फॉर 1 ईयर एंड दे कम बैक। तो मेरा ये इम्प्रेशन था उस एज में कि क्योंकि मेरे फादर का डेथ हुआ है 13 दिसंबर को, बाय द वे, बट नॉट 13 दिसंबर 2001, 13 दिसंबर 1994।
13 दिसंबर को, सो इट इज़ डबल पेनफुल फॉर मी। एक तो पार्लियामेंट हमला भी उसी दिन पे हुआ और वैसे संबित जी का बर्थडे 13 दिसंबर है। एनीवे 13 दिसंबर को मुझे लगा कि 13 दिसंबर 1995 को फादर वापस आ जाएंगे, तो मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा था कि ना अब तो एक साल हो गया तो ही विल बी बैक। तो देन द रियलाइजेशन डॉन्ड अपॉन मी कि भाई ये इट इज़ नॉट टेम्परेरी, इट इज़ परमानेंट। आपको तो- लगता है कि अगर आपके फादर होते तो द सेंस ऑफ लॉस जब आप समझ नहीं पाते और बाद में आपको रियलाइज होता है कि ये क्या लॉस था, तो वो ज़्यादा पेनफुल है। अगर आपके फादर होते तो शायद शहजाद पूनावाला में क्या चेंज आता देखिए, करियर में? इफ एंड बट पे तो आप जिंदगी नहीं जी सकते। अगर ये मेरी चाची की मूंछ होती तो चाचा होता, तो ऐसे तो लाइफ नहीं जी सकते। चीज़ें बहुत अलग होती, पर वो चीज़ें ये नहीं होती, वो कुछ और होती। तो आई एम ग्रेटफुल कि जो भी दिया है, यू कैन नॉट, देखो ऐसा है ना कि जो डिवाइन आपके लिए सोचता है, आप चाहे उसको अल्लाह कहो, या उसको भगवान कहो, श्री कृष्ण कहो, राम कहो, जो डिवाइन आपके लिए तय करता है, वो डिवाइन आपके लिए हज़ारों चीज़ें आगे देखते हुए वो चीज़ें जो है तय हो रही है आज के मोमेंट में। आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आपको केवल अपना कर्म करना है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत मानता हूँ कि आप कर्म ही करना आपका एक मात्र तरीका है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये करूँ तो ये होगा। आपको कर देना है, जो करना है बेस्ट टू दी एबिलिटी करना है और फिर बाकी छोड़ देना है। तो जो भी डिसाइडेड था, हो सकता है कि अगर वो होते हैं तो ये सारी स्थितियां ही निर्माण नहीं होती जिससे कि मैं आज इस जगह पे बैठा होता, और हो सकता है मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहता। तो क्या पॉलिटिक्स नहीं तो क्या करते, मतलब क्या आपकी हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज़ बहुत लिमिटेड है एक्चुअली। मेरी हॉबीज़ है पूरा दिन न्यूज़ देखना और जिम जाना। मेरी दो ही हॉबीज़ है। आई एम न्यूज़ोहॉलिक एंड वर्कआउटोहॉलिक, नॉट एल्कोहलिक। एल्कोहलिक्स तो है कुछ हमारे पॉलिटिकल सर्कल में, है ना, नॉट रेफरिंग टू एनीबडी इन। आप मूवीज देखते हैं या गाने सुनते हैं? हाँ, गाने तो ऑब्वियसली सुनता हूँ। मूवीज़ कम देखने का समय मिलता है। अब लास्ट 2-3 मूवीज़ जो देखी, कौन सी देखी थी, एक मूवी देखी थी जो केसरी 2 देखी थी, अक्षय वाली। अच्छा। हाँ, वो बहुत अच्छी थी और उन्होंने अच्छा सब्जेक्ट चुना। किसी शंकरन नायर, केरला से, मलयाली, उन्होंने जलियनवाला बाग केस लड़ा। उसको भी कांग्रेस ने कभी ड्यू नहीं दिया, अब जाके कांग्रेस ड्यू दे रही है। तो मदर से क्या बातचीत होती है आपकी? शादी वादी को लेके कोई बातचीत होती है? नहीं, मदर इन चीज़ों में मतलब ऑब्वियसली वंस इन अ ईयर तो रूटीन होता है, तो बोल देती हैं कि अब आपको सेटल नहीं होना चाहिए, आपको देखनी कोई पसंद आए तो बता दो। तो क्या सोचा आपने? एक राहुल गांधी की शादी को लेके भी, सलमान खान की शादी को लेके भी बहुत क्वेश्चन होता है और आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका खंडन कर लूँ कि आपने मुझे किस लीग में डाल दिया, सलमान और राहुल के लीग में। ओके, नहीं ना, मैं सलमान जैसे मेरे शौक है ना मेरे राहुल जैसे शौक है। राहुल जी वैसे तो विदेश यात्रा बहुत करते हैं, बैंकॉक जाते हैं। मेरा तो ऐसा कोई शौक भी नहीं है, बैंकॉक या वियतनाम या कभी कहाँ गए थे, अभी भी कहीं गए थे, बताएं, अनडिस्क्लोज लोकेशन पे गए थे वो। एनीवे, तपस्या करने ही जाते हो। ये व्यूअर्स का सवाल है एक्चुअली, वो लोग जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग की डिक्शनरी में हम लोग ऑफन मैरिज को वेडिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं। वेडिंग समाज के लिए लोग करते हैं, मैरिज अपने लिए करते हैं। वेडिंग में दो लोग होते हैं, मैरिज में दो लोगों के बीच कंपैटिबिलिटी होती है, और इसीलिए एक वेडिंग तो कर सकते हैं, हमारे देश में अरेंज भी होती है, कई लोग करते हैं अलग अलग रीज़न से, पर मैरिज वो तभी बन पाती है जब कंपैटिबिलिटी हो, और कंपैटिबिलिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ इमोशंस। जब तक ये नहीं होता तब तक कंपैटिबिलिटी नहीं आती। यू हैव टू देन लिव द लाइफ ऑलवेज इन कंसिडरेशन ऑफ एंड ऑल्सो इन विथ रिस्पेक्ट टू द अदर पर्सन। और वो जैसे खलील गिब्रान ने अपनी बुक में बोला है प्रॉफिट में कि यू हैव टू फिल ईच अदर्स कप बट नॉट ड्रिंक टू मच आउट ऑफ इट। यू हैव टू स्टैंड टुगेदर बट यू कैन नॉट स्टैंड टू क्लोज, बिकॉज अगर दो पिलर्स साथ में हो तो स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकता। देयर हैज टू बी डिस्टेंस इवन इन योर स्टैंडिंग टुगेदर, दैट्स व्हेन द सीलिंग कैन रेस्ट। तो देयर हैज टू बी डिस्टेंस इन द
standing together. It has to be a very evolved relationship based on compatibility. And I don't think that time and energy and effort can be put at this stage of my life when I'm so committed to something else, which is my commitment to my party and nation. तो अगर वो compatibility किसी को luckily मिल जाए तो करना चाहिए, पर मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगा. ओके तो शहजाद अब हम रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं. हमारा लास्ट सेशन होगा हाँ. इस इंटरव्यू का. तो आपको वन वर्ड आंसर देना है और जो भी इंस्टेंटली आपके माइंड में आएगा वो आपको आंसर देना है. सो पॉलिटिक्स क्या है? देश सेवा. कांग्रेस, करप्ट. नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी सबसे महान प्रधानमंत्री. एक शब्द ही बोलना है क्या? एक शब्द. नरेंद्र मोदी के लिए फिर मुझे शब्द अगर सोचना है तो वाइज. वर्स्ट ट्रेट इन इंडियन पॉलिटिक्स. तात्कालिक फ़ायदे के लिए लंबे समय का नुकसान कर देना, जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान करने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो प्रवृत्ति. आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ. मेरी पार्टी और मेरी माँ. इंडिया का फ्यूचर. बहुत ही उज्जवल, ब्राइट एंड डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. विकसित भारत और ऐसा भारत जो सभी देशों के साथ शांतिप्रिय तरीके से विश्व में एक बंधु की तरह रहना चाहता है. अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या होते? कौन सा प्रोफेशन? मीडिया में होता. मीडिया में होते. ना, मैं तो था ही मीडिया में. फेवरेट हॉबी? हाँ, अब एक चूज करनी है. फिर आई वुड से वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना. योर इंस्पिरेशन? My inspiration, I mean, if you don't ask me living politician or living person, then I would say Martin Luther King. और आपको इंडिया में कौन सी स्टेट या क्या फूड पसंद है? इंडियन, मुझे पहले तो इंडियन क्विजीन पसंद है, चाहे वो कोई भी हो. एक क्विजीन अगर मुझे चुनना ही है, जैसे कि कुछ मैं रोज खा सकता हूँ, जो एवरीडे खाना और वही खाना है, तो फिर मैं बोलूँगा कि डोसा या मेदू वड़ा. I can eat that every day. Any dessert? Dessert. I like chocolate more, but Indian dessert अगर बोला जाए तो Indian dessert कौन सा अच्छा लगता है? I think Indian dessert गाजर का हलवा. Favorite? नहीं, अब तो हरियाणा के बाद सिर्फ जलेबी, वो भी फैक्ट्री में ही. जलेबी की फैक्ट्री. हाँ. ये तो पॉलिटिकल सोच समझ के आंसर किया. पॉलिटिकल स्वीट डिश भी होनी चाहिए ना. अच्छा. और वैसे खाने में मुझे कांग्रेस भी पसंद है. चलिए एंड अदर डिस्कशन. थैंक यू सो मच शहजाद. सो मच के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा. आपको भी शुभकामनाएं और आपका नो द नेशन और भी आगे बढ़े और भी लोग आपके साथ जुड़े. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कौन सा सेक्शन आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा इस पॉडकास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिए. देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ.